नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फंडे का फंडा के पहले एपिसोड में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के साथ, एक ऐसी कंपनी के साथ जो कि बहुत कम बात की जाती है इस स्टॉक के बारे में, लेकिन हमारी आपकी, मेरी आपकी सबकी जिंदगी में इसका कहीं ना कहीं हिस्सा है। आपकी जेब में पड़ा हुआ, वॉलेट में पड़ा हुआ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके कार के शीशे के ऊपर लगा हुआ फास्टैग, आपकी चेकबुक, आपके इंश्योरेंस के कागजात, आपके बैंक के कागजात, चांसेस है कि ये सारी की सारी चीजें जो कि आपके रोजमर्रा की जीवन का हिस्सा है, वो सारी की सारी चीजें एक ही कंपनी ने बनाई हो, एक ही कंपनी से आई हो। और इस कंपनी का नाम यहाँ पे हो सकता है दोस्तों शशिशाई टेक्नोलॉजीज, जिसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है, रिसेंटली लिस्ट हुई है, उसके बाद काफी यहाँ पे उसको पनिश किया गया है। लेकिन क्या सही में ये पनिशमेंट जायज है, या कंपनी कुछ जबरदस्त ऐसा काम कर सकती है कि आपके पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट में इसको रखा जाए? इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और जो लोग यहाँ पे सिर्फ कंपनी का स्कोर कार्ड देखने आए हैं, ओवरऑल स्कोर देखने आए हैं, मैं पहले ही स्कोर दे देता हूँ। जो हमारा एनालिसिस है दोस्तों, उसके हिसाब से 80 में से 68 मार्क्स यहाँ पे सशेशाई टेक्नोलॉजी स्कोर करती है, यानी कि 85% के आसपास फंडामेंटली अगर हम बात करें तो इसका यहाँ पे स्कोर हमारे फंडे के हिसाब से यहाँ पे बैठता है, जिसमें आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर किस हिसाब से कंपनी यहाँ पे परफॉर्म करती हमें नजर आ रही है। जिसमें वैल्यूएशन, जिस हिसाब से उसको पनिशमेंट दी गई है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चीप, 10 on 10 आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये तो उसकी स्कोर की बात, लेकिन ये स्कोर हम किस बेस के ऊपर यहाँ आपको बता रहे हैं, वो डिटेल में विस्तार से एकदम चर्चा करेंगे आपके साथ। पूरी एक एक जानकारी, नो नॉनसेंस जानकारी आपको, बिल्कुल जो आपके काम की है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और देखते रहिए हमारे साथ। अगर आपको स्कोर देखना था तो आप यहाँ से हमें अलविदा कह सकते हैं। बाकी अगर आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी आपको चाहिए कि क्या कुछ ये कंपनी कर सकती है, क्या कुछ ये कंपनी करती है, और कैसे आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं, क्या वो चीजें हैं जो आपको फायदा दिला सकती है या नुकसान करवा सकती है। तो उसके लिए चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं हमारे ये वीडियो, जिसको हमने कुछ पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं उनकी फिलोसॉफी के हिसाब से इस कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी क्या करती है, और कंपनी जो करती है उसके अंदर कंपनी की कितनी स्ट्रांग पावर है, क्या कंपनी के पास कुछ मोट है, क्या कुछ मोनोपोली है, कितनी स्ट्रांग उनकी पकड़ है, ये सारी हम डिस्कशन करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी B2B सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है दोस्तों, बैंकिंग, और यहाँ पे ज्यादातर तरीके से आप मान लीजिए कि इंश्योरेंस सेक्टर, जो BFSI सेक्टर है, उसमें ज्यादातर कंपनी काम करती है। कंपनी ने ओरिजिनली यहाँ पे शुरू किया था, जो बैंक्स के फॉर्म्स आते थे, 1993 में कंपनी शुरू हुई थी। वहां पे जो फॉर्म्स वगैरह उस टाइम पे चलते थे वो कंपनी करती थी, और कंपनी का नाम भी पहले शशिशाई बिजनेस फॉर्म्स करके ही था, जिसको उन्होंने रिसेंटली चेंज किया था IPO से पहले, शशिशाई टेक्नोलॉजी करके। लेकिन अब जो कि यहाँ पे उन्होंने पाइवट किया है, तो बिजनेस फॉर्म से लेके दोस्तों उन्होंने पहले तो चेकबुक्स बनाना स्टार्ट किया, चेकबुक्स से कंपनी आगे बढ़ी। तो यहाँ पे उन्होंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे प्लास्टिक के जो कार्ड्स आते हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, और उससे आगे चल के अब जो कि RFID, जो हम फास्टैग यूज करते हैं, कॉमन भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो आप अपनी कार में फास्टैग यूज करते हैं, वो तो एक यूज केस है RFID का। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है RFID से, जो कि हम इंस्टेंट टैप के पेमेंट करते हैं या और भी चीजें करते हैं, वहां पे बहुत सारी जगह पे RFID चीज यूज होती है। तो कंपनी काफी लंबे टाइम से ये सारी चीजें करती आ रही है। और ज्यादातर हम बात करें तो उनका जो है स्मार्ट कार्ड्स का और मेटल कार्ड्स का जो यहाँ पे बिजनेस है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे काफी फैला हुआ है। और इंडिया में लगभग लगभग आज के डेट में उनका 35% से भी ज्यादा यहाँ पे मार्केट शेयर है, और IoT और RFID के ऊपर उनका जो है झुकाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये थी ओवरऑल बात, डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनका रेवेन्यू मॉडल में अगर आपको समझाऊं तो
हाइब्रिड रेवेन्यू मॉडल यहाँ पे कंपनी काम करती है, जिसमें दो चीजों से उनको ज्यादातर पैसा आता है। एक, जो आपके कार्ड के मैन्युफैक्चरिंग है, जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप मान लीजिए कि आपका पान कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारे जितने भी आप प्लास्टिक कार्ड्स, आपका वोटर आईडी हो गया या बहुत सारे और भी कार्ड्स है कि कहीं पे ट्रैवल के लिए कोई कार्ड, मेट्रो कार्ड यूज हो गया, ये सारे ही कार्ड्स यहाँ पे ये कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है, जो कि हमारे रोजमर्रा की मर्जी जीवन में हम यूज करते रहते हैं। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से जो इनको पैसा आता है वो तो एक चीज है ही कि ये कार्ड बनाना, बैंक के थ्रू आपको भेजना, मतलब बैंकिंग का इसमें रोल ही नहीं होता है। बैंक्स वाले सिर्फ ये बता देते हैं इन कंपनियों को कि भाई ये बंदे को ये एड्रेस पे ये टाइप का कार्ड भेजना है, और यही कंपनी वो कार्ड मैन्युफैक्चर करती है। उस कार्ड को वो सिक्योर वाले लिफाफे में रख के आपके घर तक यही कंपनी डिलीवर करवाती है। बैंक वाले सिर्फ इनको बता देते हैं कि ये कार्ड, इस टाइप का कार्ड यहाँ पे ये फोटो रख के या ये नाम लिख के इनके घर पे पहुंचाना है, और ये कंपनी बाकी सारा प्रोसेस यहाँ पे मैनेज कर लेती है। ठीक है, तो उसमें से एक तो उनका रेवेन्यू आता है। दूसरा रेवेन्यू आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स आते हैं या फिर आपकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज आती है, जो भी कम्युनिकेशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं बैंक की तरफ से या फिर आपके इंश्योरेंस के प्रोवाइडर की तरफ से, वो सारे कम्युनिकेशंस भी दोस्तों आपको यही कंपनी यहाँ पे भेजती है। और उनका जो मैनेज करने का सॉफ्टवेयर वगैरह बैंक्स अपने साइड पे यूज करती है, वहां से भी इनको एक रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग से तो कमाते ही, प्लस जो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है जो कि बैंक्स और बाकी कंपनियां यहाँ पे यूज करती है, प्लस अभी जो ये लोग आरएफआईडी इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं, उसके अंदर भी उनके जो सॉफ्टवेयर है, टैग्स जो कपड़ों में यहाँ पे यूज होता है या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे पार्सल के अंदर यूज होता है, जहाँ पे उनकी ट्रैकिंग वगैरह की जा सकती है, तो वो सारी चीजें ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होते हैं, तो उसका भी यहाँ पे ये लोग चार्ज यहाँ पे लेते हैं। ये थी कंपनी की बात दोस्तों। अगर आगे इस बात करें तो की प्रोडक्ट्स क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पेमेंट सॉल्यूशन है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेटल्स कार्ड वगैरह है। कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आपके बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड्स वगैरह, आपके आधार कार्ड, पान कार्ड वगैरह ये लोग छाप के देते हैं। और आगे ये लोग काम कर रहे हैं आईओटी और आरएफआईडी, जो कि टैगिंग करने के लिए यूज होता है। रिटेल के सेक्टर में सबसे ज्यादा इसका यूज आने वाले चैप्टर में होने वाला है, नियर फ्यूचर में। जैसे हम डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज होता है, वैसे टैगिंग के लिए आरएफआईडी कार्ड्स जो आप ऑलरेडी अपने कार में यूज कर रहे हो, वो कपड़ों में, चीजों में, बहुत सारी चीजों में यहाँ पे रिटेल सेक्टर में लगने वाली है, ताकि आपका चेकआउट का प्रोसेस बहुत इजी हो जाए। लिस्टिंग की बात करें तो एनएससी बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और तकरीबन तकरीबन 3500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काफी स्मॉल कैप कंपनी अभी यहाँ पे ये है। बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया 1993 में चालू हुई थी, और दो यहाँ पे मेन उसके फाउंडर है, एक प्रज्ञात लालवानी जो कि सीएमडी है, और दूसरे है गौतम जैन जो कि डब्ल्यूटी है। और यहाँ पे दोनों का दोस्तों एक्सपीरियंस काफी तगड़ा है, काफी सालों से ये लोग ये बिजनेस में, लगभग 30 प्लस सालों से ये है, और उन्होंने चेकबुक से लेके पेमेंट सॉल्यूशंस जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और वहां से भी आगे चल के और भी आगे चीजों में आईओटी और उसमें कर रहे हैं। इससे आगे दोस्तों हम बात करें कि कंपनी क्या करती है, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन कंपनी जो करती है उनके पास उस चीज में, उस सेक्टर में क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला दोस्तों उनके पास है रेगुलेटरी और आईपी मोड। ये चीज दोस्तों जो पेमेंट सॉल्यूशंस की चीज है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हम सब समझते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि बहुत हाईली सिक्योर्ड चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अहरा गहरा आके यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बनाना, छापना शुरू कर दे और हम उनको यूज करना शुरू कर देंगे। इसमें आरबीआई की काफी सारी गाइडलाइंस है, मास्टर कार्ड, रुपए जैसी, वीजा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के काफी सारे सिक्योरिटी गाइडलाइंस रहते हैं, ऑडिट्स रहते हैं। इन सबको पास करने के बाद आपको अप्रूवल मिलता है कि आप ऐसा कोई कार्ड बना पाए। और इस केस में इन्होंने यहाँ पे 13 पेटेंट खुद के पास फाइल कर रखी है, जिसमें से यहाँ पे दोस्तों एक तो उनको मिल चुकी है, और इनके पास वो अप्रूवल्स है ये सारी कंपनियों के, गवर्नमेंट के, कि ये इन सारी सिक्योर चीजों को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो वो एक ऐसी चीज है दोस्तों जो इस बिजनेस को और स्ट्रांग बनाती है। इंडिया में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं, एक सशिशाई टेक्नोलॉजीज है, एक मणिपाल पेमेंट्स करके है जिनका आईपीओ नियर फ्यूचर में आने वाला है। इसके अलावा इंडिया में ऐसा कोई है नहीं जो कि ये चीज मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज इस कंपनी के पास है। इसके अलावा स्विचिंग कॉस्ट की मोड इनके पास है। स्विचिंग कॉस्ट की मोड किस हिसाब से है
कि एक तो हमने देख लिया कि इसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स कितने हाई होते हैं और इसके लिए कितने सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। अब एक बार जब आप एलिजिबल हो गए, आपने कार्ड मैन्युफैक्चरिंग की सारी चीज़ें एक्वायर कर ली, आपने शुरू कर दिया, उसके बाद आप बड़ी-बड़ी बैंक्स के साथ टाई अप करेंगे। बड़ी-बड़ी बैंक्स आपके साथ टाई अप करेगी, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई ऐसी सारी बैंक्स ने एक बार आपके साथ टाई अप कर दिया, ठीक है? उसके बाद आप वो बैंक के सिस्टम में घुस गए या मैं कहूँ बल्कि कि आप खुद उन बैंक्स का सिस्टम है ये सारी पेमेंट्स की चीज़ों के लिए और कम्युनिकेशंस की चीज़ों के लिए, स्टेटमेंट्स वगैरह के लिए। तो एक बार अगर किसी बैंक ने आपके साथ ये काम करना शुरू कर दिया, फिर बैंक के लिए भी बहुत ज़्यादा हेडेक है कि इस चीज़ में से निकल के किसी और कंपनी के पास जाए क्योंकि बैंक का पूरा स्टाफ जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पे ट्रेन हुआ है, उनको ट्रेनिंग का खर्चा है, नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का खर्चा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वापस से दूसरी कंपनियों का ऑडिट वगैरह करना पड़ता है जिसमें 2-2 3-3 साल निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने 60 प्लस बैंक्स के 35,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर और उसकी दोस्तों इंटीग्रेशन कर रखी है जिसको यहाँ पे नलीफाई करना या स्विच करना बैंक्स के लिए भी बहुत बड़ा टास्क है, उनके एम्प्लॉइज़ के लिए भी बहुत बड़ा टास्क है। तो वो एक स्विचिंग मोड इनके पास है कि एक बार अगर आपने इस कंपनी की आदत लगा ली अपने लोगों में, अपने सिस्टम में, फिर इसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके ऊपर एक और एडवांटेज इनके पास ये है, कॉस्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो इन्होंने पूरे इंडिया में स्ट्रेटेजिकली अलग-अलग जगह पे 24 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे अलग-अलग 7 लोकेशन में इस हिसाब से प्लानिंग करे हैं कि वो इंडिया के हर एक रीजन में यहाँ पे कम से कम खर्चे में अपना काम चला के और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस दे सकते हैं। इंडिया के पूरी अलग-अलग डायरेक्शन में इन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है ताकि उनको कॉस्ट एडवांटेज यहाँ पे मिल सके। उसके बाद दोस्तों हम बात करें प्राइसिंग कितना है? मोट तो है, पावर तो है उनके पास, लेकिन क्या ये पावर उनका यहाँ पे रेवेन्यू में कन्वर्ट करने की उनके पास प्राइसिंग टेस्ट है? अगर मान लीजिए कि जैसे अभी हालात ईरान और अमेरिका के बीच में इतने खराब है जिसकी वजह से प्लास्टिक का दाम बहुत ज़्यादा ऊपर है जो कि रॉ मटेरियल है। एक प्लास्टिक का कार्ड बनाने के लिए आपको प्लास्टिक चाहिए होगा। अगर रॉ मटेरियल का दाम दोस्तों बढ़ रहा है तो क्या वो आगे पास ऑन कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पाएँगे तो इनका प्रॉफिट दिक्कत में आ जाएगा, इनकी रेवेन्यू दिक्कत में आ जाएगी। अगर ज़्यादा एकदम प्राइस बढ़ा देंगे, तो बैंक वाले उनको इतना रेट देने के लिए मना करेंगे, किसी और के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी। तो क्या ये लोग एफिशिएंटली प्राइसिंग पावर मेंटेन कर सकते हैं? तो ग्रॉस मार्जिन का दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे, तो आप देखेंगे कि FY22 में 30% था, जो कि 23 में भी 30% के आसपास था, 24 में वो बढ़ के 31% हुआ, 25 में 36% हुआ और रिसेंटली जो डेटा यहाँ पे आया है उसमें ऑलमोस्ट 39% पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 से 4 साल में 30 से ऑलमोस्ट 40% के आसपास आ गया है। तो काफी अच्छी तरीके से ये लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं और ग्रोथ दिखा रहे हैं सबसे ज्यादा तो कि जो उनकी प्राइसिंग पावर है, जो उनकी एफिशिएंसी है, वो यहाँ पे रियल कमाल निकाल के लेके आ रही है। और उसके बाद आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो मार्जिन कॉन्स्टेंटली हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ ऊपर जा रहा है। जैसे हमने बात करी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक्स में इतना मार्जिन नहीं है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है अभी मेटल कार्ड के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है और एक मेटल कार्ड में दोस्तों इतनी इनकी इनकम हो जाती है कि जितनी 50 प्लास्टिक वाले कार्ड भी बेच के नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से ये जो है वो आपको शिफ्ट दिख रहा है जो 30% से लेके ऑलमोस्ट 40% इनका मार्जिन यहाँ पे एक्सपांड हो गया है। तो इसका यही कारण है कि कंपनी प्रीमियमाइजेशन के ऊपर काम कर रही है, ऐसी प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है, ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है जिसमें हाई मार्जिन है। एक तो मेटल कार्ड्स की हमने बात कर ली, दूसरी यहाँ पे दोस्तों उनका आईओटी और आरएफआईडी सॉल्यूशंस जो है वो काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है और वो मार्केट भी ओवरऑल काफी तेजी से बढ़ रहा है, कंपनी की कैपेसिटी भी काफी तेजी से बढ़ रही है और कंपनी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिसेंट हम बात करें कि कंपनी को एक ऐसी रिटेल चेन से कॉन्ट्रैक्ट मिला है लेटेस्ट क्वार्टर में, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ उन्होंने बताया है जिसके ऑल ओवर इंडिया में 19,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स है। 19,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स है मतलब आप देखिए कि कितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम एक नए बिज़नेस से आ रहा है। कार्ड्स का, पेमेंट्स का, कम्युनिकेशंस का ये बिज़नेस तो है लेकिन आरएफआईडी और आईओटी में एक ऐसी कंपनी जिसके 19,000 से ज़्यादा स्टोर्स है, वहाँ से उनका बिज़नेस आ रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। और प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो ये भी दिखाता है कि रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट है
वो यहाँ पे इंपोर्ट कॉस्ट जो इनको ज़्यादातर लगभग 40% कॉस्ट इनका ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट का कॉस्ट यहाँ पे आता है, उसको ये पास ऑन करने में यहाँ पे काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें कैपिटल एलोकेशन की क्वालिटी इनकी कैसी है, तो इसमें हम फटाफट क्विकली कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं कि डिविडेंड ज़्यादा ये पे नहीं कर रहे हैं, री-इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि एक ग्रोथ कंपनी के लिए काफ़ी बेटर है और ये एक अच्छी निशानी है कि अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपकी डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है? बायबैक्स कोई रिसेंटली उनके है नहीं, री-इन्वेस्टमेंट कैपेक्स के पीछे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनका आईओटी और जो आरएफआईडी सेक्शन है जिसके ऊपर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसके ऊपर फोकस है क्योंकि यूपीआई की वजह से पेमेंट कार्ड्स की यहाँ पे हम सबको पता है कि कार्ड्स की धीरे-धीरे जो है वो मार्केट डिक्लाइन हो रही है। डेबिट कार्ड की खास तौर पे, क्रेडिट कार्ड की तो मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हो सकती है, बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप है। तो क्रेडिट कार्ड के हिसाब से तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है और यूपीआई के ऊपर दोस्तों क्रेडिट नहीं मिलती है, उसके लिए क्रेडिट कार्ड ही चाहिए। तो वो एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि कार्ड का बिज़नेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा कार्ड का बिज़नेस खत्म होने के लिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें बाकी है। तो उनका कार्ड का बिज़नेस तो कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन नया जो बिज़नेस यहाँ पे आरएफआईडी और ये जो चालू होने वाला है, उसके ऊपर वो काफ़ी एग्रेसिवली कैपिटल इंसेंटिव जो है कैपेक्स कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं, जो आपको नंबर्स में भी दिख रहा है कि FY23 में जो इनकी कैपेसिटी थी 7.3 मिलियन कार्ड्स पर मंथ, वो सीधा बढ़ के यहाँ पे 2 साल में 12 मिलियन कार्ड्स पर मंथ तक यहाँ पे आ गई और इसको और ज़्यादा एग्रेसिवली वो आईपीओ के फंड्स के बाद ये और ज़्यादा अच्छे से एक्सपांड कर रहे हैं। आरओसीई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जबरदस्त नंबर सामने आता है 5 ईयर का इनका एवरेज आरओसीई करंटली जो एवरेज है वो 37.7% है। हम नॉर्मली बात करते हैं किसी का अगर 10% 12% 15% के ऊपर तो बहुत जबरदस्त होता है, इनका तकरीबन तकरीबन 38% है जो कि सबसे अच्छी बात यहाँ पे हमको दिख रही है दोस्तों। इससे आगे बात करें दोस्तों, ये तो हमने उनकी ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटेजी की बात करी, उसका हम रेटिंग दे दे तो 10 में से दोस्तों हम इनको 8.5 नंबर देंगे। ओवरऑल जो इनका बिजनेस है, जो काम ये करते हैं और जो इनके पास उसके अंदर मोट है, उसमें दोस्तों रेगुलेटरी बैरियर्स सिक्योरिटी की वजह से इतने ज़्यादा है कि इनको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये एक तरीके से टोल ब्रिज बिजनेस है कि बैंकिंग को अगर सर्वाइव करना है तो इनका बिजनेस चलता ही रहेगा। इनको कस्टमर्स को जाके बेचना नहीं है। कस्टमर्स को कार्ड दोस्तों बैंक बेचेंगे, कस्टमर कार्ड यूज करेगा, इनको सिर्फ वो कार्ड मैन्युफैक्चर करना है। तो एक तरीके का टोल ब्रिज बिजनेस मॉडल है जो कि बफेट सर को काफी ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ दोस्तों बात करें ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर इनकी बात करें तो ग्रोथ की जब बात आती है फंडामेंटल की तो हमने बेसिक बात कर ली बफेट साहब के हिसाब से। अब जब ग्रोथ की बात आती है तो हमारे पीटर लिंच साहब और राकेश झुंझुनवाला साहब की भी बात आती है और वो किस हिसाब से इनको क्लासिफाई करते, तो दोस्तों यहाँ पे फास्ट ग्रोवर यहाँ पे हम कैटेगरी इनको कह सकते हैं कि एकदम तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस। हालांकि रिसेंटली आप देखेंगे तो रेवेन्यू में 6% का डिप आया है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट एवरेज है पिछले 3 साल का, जो प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज है पिछले 3 साल का, वो तकरीबन तकरीबन दोस्तों 80% से भी ज्यादा की ग्रोथ एवरेज यहाँ पे आई है। 3 साल की मिला के नहीं बोल रहे, 3 साल का एवरेज 80% से ज्यादा है प्रॉफिट का ग्रोथ और रेवेन्यू का ग्रोथ भी वही वही लगभग लगभग 30% के आसपास है। तो कंपनी का रीसेंट क्वार्टर भले ही थोड़ा खराब रहा हो, 6% की रेवेन्यू डिप आई हो, लेकिन काफी टाइम से कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है और आगे आईओटी और आरएफआईडी के बेस के ऊपर और ज्यादा अच्छे से ये ग्रो कर सकती है। कार्ड मैन्युफैक्चरिंग में से हाई मार्जिन टेक प्रोडक्ट्स के ऊपर ये डिवाइड जा रही है और रिसेंट क्वार्टर्स की अगर बात करें तो ये नंबर लगभग 90% से भी ऊपर है जो कि आईओटी में उनको ग्रोथ मिली है। सिर्फ आईओटी की अगर ग्रोथ की बात करें तो 90% से ज्यादा की तेजी से ये ग्रो हुआ है। मतलब कि ये क्लियर है कि इनका एग्जिस्टिंग जो कार्ड्स का बिजनेस है वो तो ग्रो कर ही रहा है, प्लस जो नया बिजनेस है वो और दुगनी तेजी से यहाँ पे बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे फास्ट ग्रोथ की कैटेगरी में रखा है। उसके बाद हम दोस्तों आगे बात करें कि रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर्स क्या है, तो रेवेन्यू का सीएजीआर जो हमने अभी रिसेंटली बात किया था कि लगभग लगभग 30% की एवरेज से यहाँ पे बढ़ा है, जबकि नेट प्रॉफिट सीएजीआर जो इनका है वो लगभग लगभग यहाँ पे 80% से भी ज्यादा से यहाँ पे 3 ईयर के एवरेज यहाँ पे निकल के आते हैं और ईबीडिटा मार्जिन जो है वो यहाँ पे काफी तेजी से एक्सपांड हुए हैं, जो कि FY24 में 19% के आसपास थे, वो
25% के भी ऊपर निकल गया है। इसके 2 मेन रीज़न है। 2 मेन रीज़न ये है दोस्तों कि एक तो प्लास्टिक कार्ड के आगे चल के ये लोग मेटल कार्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, जिसका वॉल्यूम भले ही कम हो, लेकिन मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। और दूसरा आईओटी और आरएफआईडी का ग्रोथ जो है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है और काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। तो इसकी वजह से ये जो मार्जिन है वो 19% से एक्सपांड होके 25% तक आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। उसके आगे हम दोस्तों बात करें, ये तो हो गई रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात। मार्केट, इनका पोटेंशियल, काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या मार्केट में एक्चुअली इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों कि टोटल इनका जो मार्केट है कार्ड मैन्युफैक्चरिंग का, अगर हम सिर्फ बात करें, तो ये 2030 तक तकरीबन 6000 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें इंडिया के अंदर 2 ही बड़े प्लेयर्स यहाँ पे देख सकते हैं, एक शशि और एक मणिपाल पेमेंट, जिसका यहाँ पे आईपीओ आने वाला है और उसका यहाँ पे 12% से ज्यादा की ग्रोथ रेट है। और कंपनी खुद का मार्केट शेयर दोस्तों अगर देखें तो पिछले 2 साल में 25% से लगभग 32% पे यहाँ पे लेके आई। तो मार्केट तो 12% से बढ़ना ही बढ़ना है, प्लस ये कंपनी पेमेंट के सेगमेंट में ही खुद का इतना रैपिडली ग्रोथ कर रही है कि मार्केट कवर और ज्यादा कर रही है, मार्केट शेयर दूसरी कंपनी से अपने पास लेके आ रही है। तो मार्केट बड़ा हो रहा है, प्लस इनका मार्केट शेयर बड़ा हो रहा है, तो इनका ग्रोथ उस हिसाब से और ज्यादा तेजी से होगा। और ये तो दोस्तों हम सिर्फ पेमेंट्स कार्ड सेगमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो आईओटी का तो यहाँ पे कोई चर्चा है ही नहीं, जो कि एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे लेके आ सकता है। और स्केलेबिलिटी, जो हम यहाँ पे नीचे आईओटी का मैं बात कर ही रहा था, तो वो बहुत हाई कैपेसिटी है कि लगभग 42 मिलियन टैक्स ये लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, जो कि काफी हाई ऑलरेडी स्केल कर रखा है और इसको और ज्यादा यहाँ पे स्केल कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्लोबल बूम हम दिख रहे हैं कि रिटेल में ग्लोबल बूम है। छोटा सा मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये किस तरीके से कंपनी के लिए वर्क कर सकता है, किस तरीके से मार्केट के लिए वर्क कर सकता है। तो जिस तरीके से हम अपनी गाड़ियों में टोल कटवाने के लिए हाईवे पे जब निकल जाए तो फास्टैग से टोल कटता है, तो वो एक छोटा सा टैग है, एक छोटी सी चिप है, जो कि यहाँ पे सर्विस के साथ कन्वर्ट करके सर्विसेज के साथ कनेक्ट करके आपका जो है टोल यहाँ पे डिडक्ट कर लेती है। अब यही चीज आप सोचिए कि आपके घर पे आने वाला कोई भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी रिटेल चेन का पार्सल है, एक प्रोडक्ट है जो कि उनके वेयरहाउस में पड़ी है, वहीं से उस टैग को उसके ऊपर चिपका दिया जाता है। वो वेयरहाउस में यहाँ से वहां, वहां से वहां कहीं भी जा रही है तो उसका ट्रैकिंग हो रहा है वो छोटी सी चिप की वजह से। और उस ट्रैकिंग तब तक हो रहा है जब तक वो आपके घर पे नहीं आ जाती, आपको रियल टाइम अपडेट मिल सकता है, कंपनियों को रियल टाइम अपडेट मिल सकता है कि उनका कितना स्टॉक कहाँ पे पड़ा है। कपड़ों के ऊपर जो टैग्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, उसमें ये छोटा सा चिप लगाने से ये चीज हो सकती है कि एक पूरा आपका जो वेयरहाउस है उसमें कितनी चीजें कहाँ पे पड़ी है। इसका एक नमूना अगर आप देखें तो रिसेंटली मुंबई में आपने सुना होगा कि रिलायंस का एक मॉल खुला है, कपड़ों का ही मॉल खुला है, जहां पे एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करी जा रही है कि आप जो भी कपड़े यहाँ पे पहन के ट्रायल रूम में जा रहे हैं, जो भी कपड़े आप पहन के ट्रायल रूम में जा रहे हैं, उस कपड़ों के सजेशन में आपको ट्रायल रूम के अंदर और भी कपड़े सजेस्ट किए जा रहे हैं कि ये शर्ट के साथ कौन सा पैंट अच्छा लगेगा, कौन से जूते अच्छे लगेंगे, कौन से ग्लासेस अच्छे लगेंगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप सर्व कर सकते हो अगर आपने ऐसी टैगिंग कपड़ों के ऊपर रखी है। कहाँ से पता चलेगा ट्रायल रूम में तो कि किस चीज आप अंदर लेके गए हो, वो टैगिंग की वजह से। और ये बहुत बड़ी चीज रिटेल के लिए साबित हो सकती है। आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके कपड़े के ऊपर टैग लगाया, आपको कोई बंदे को देने की जरूरत नहीं है, आपने काउंटर पे रखा, स्कैनर ने ऑटोमेटिक स्कैन कर लिया, आपने पेमेंट कर दिया, आप निकल गए। तो ये रिटेल बूम यहाँ पे बहुत बड़ा आ सकता है इस चीज की वजह से, क्योंकि ट्रैकिंग करने की वजह से एक तो आप कस्टमर को बेहतर सर्विस दे सकते हैं कि इसके साथ आप और क्या यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो। आपकी इन्वेंटरी की ट्रैकिंग बहुत ईजी हो जाएगी, आपके चेकआउट और पेमेंट कलेक्शन बहुत ईजी हो जाएंगे, तो बहुत सारा। और उसके आगे लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी अगर आप इसको देखें कि कौन सी चीज कहाँ पहुंची है, कहाँ जा रही है, वो सारी चीजें भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चिप जो दोस्तों ये लोग बना रहे हैं, उसमें यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट इन लोग का कवर हो सकता है। लेकिन आप इसमें भी कहेंगे कि ये आरएफआईडी तो बहुत मामूली चीज है और इसमें तो इतना सिक्योर वो करने की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी मैन्युफैक्चरर बना सकता है उठा के। वो
कार्ड की चिप बना देगा दोस्तों, लेकिन ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरी जो सर्विस देनी है, सॉफ्टवेयर जो देना है, वो भी तो किसी को करना पड़ेगा। तो ये जो कंपनी कर रही है, सेसेशाई टेक्नोलॉजीज जो कर रही है, वो पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप कर रही है, ना कि सिर्फ कार्ड डेवलप कर रही है। कार्ड तो वो दे ही रही है, इसके साथ-साथ जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये लोग दे रहे हैं, उसका दोस्तों यहाँ पे आगे चल के ज़्यादा मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ये तो थी दोस्तों उनकी मार्केट की बात। उनका करंटली क्वालिटी कैसा है, कैपिटल एलोकेशन का। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन की हम बात कर ले, तो करंट उनका दोस्तों है कुछ 16 के आसपास। अभी तो वॉर की वजह से जो वैल्यूएशन डिक्लाइन हुआ है उसमें और ये नीचे आ गया, 15.5 के आसपास आज चल रहा है शायद। उनका एक्सपेक्टेड ग्रोथ नॉमिनल भी अगर हम ले लें तो 30% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस हिसाब से इनका पीईजी रेशियो जो पीटर लिंच हमने सिखाया है, वो पीईजी रेशियो 0.5 के आसपास आता है, जिसकी वजह से ये काफी काफी अंडर वैल्यूड है। ग्रोथ जो इस कंपनी की पॉसिबल है या जो हो रही है, एग्जिस्टिंग जो हो रही है, जो पॉसिबल है आईओटी के बेस पे, वो तो अलग ही बात है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग हो रही है उसके हिसाब से भी ये काफी दोस्तों बहुत ज्यादा डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये हमें ऐसा लग रहा है। तो इसका दोस्तों हम बात करें कि ये तो वैल्यूएशन की हो गई, उसके बाद क्या न्यूज़ है जो कि इस कंपनी की आगे की ग्रोथ या फिर डिक्लाइन डिफाइन कर सकती है? तो सबसे पहले तो दोस्तों इनको रिसेंटली काफ़ी ग्लोबल कंपनीज से अप्रूवल मिला है स्पेशलाइज्ड मेटल कार्ड्स के वेरिएंट्स के साथ। तो एक एक्सपोर्ट का बड़ा मार्केट खुलता हुआ, इंटरनेशनल मार्केट इनके लिए खुलता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जो कि लोकल में तो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, 32% से भी ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है, लेकिन एक ग्लोबल सप्लाई चेन ये बन सकते हैं काफ़ी। अभी रिसेंटली उनको अप्रूवल्स मिले हैं ग्लोबल कंपनियों से। वॉल्यूम में हालाँकि थोड़ा यहाँ पे डिप आया है, ये एक चिंता की बात है। रिप्लेसमेंट साइकिल यहाँ पे कार्ड का है, प्लास्टिक का है। हम सबको पता है कि बैंक्स जो है वो एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के साथ आपको कार्ड देती है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। नए कार्ड्स इतने ज़्यादा इश्यू नहीं हो रहे, उसमें भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो यूपीआई का फैक्टर है, प्लस रिसेंटली आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लगाम लगा दी है, इसकी वजह से रेवेन्यू में डिप आई है। लेकिन उसको टैकल कैसे कर रहे हैं, तो एक तो मेटल कार्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि हाई मार्जिन है। दूसरा जो कि रिसाइकल यहाँ पे रिप्लेसमेंट वैल्यू है कि नए कार्ड्स मतलब पुराने जो कार्ड्स है उनकी एक्सपायरी के बाद जो उनको नए कार्ड्स इश्यू करने पड़ेंगे, तो उन सारी चीज़ों से ये वॉल्यूम डिप वापस कवर हो सकता है। कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है कि आईओटी के ऊपर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है दोस्तों बेंगलुरु में और यहाँ पे नागपुर में भी काफ़ी अच्छे से उनका एक्सपांशन हो रहा है। तो वो अब जो कि जिस हिसाब से उन लोगों ने चेक बुक्स बनाने से कार्ड्स बनाने के ऊपर ट्रांसफर किया है, वैसे ही वो लोग आगे पाइवट करना चाह रहे हैं आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और यहाँ पे अगर सक्सेस मिल गई तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है। इसका दोस्तों ओवरऑल हम बात करें जो कि ग्रोथ इंजन के रेटिंग के बारे में, तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन कंपनी को अपने जो चीज़ें हैं, एफिशिएंसी है, जो यहाँ पे रेवेन्यू डीप है, उन सब का दोस्तों यहाँ पे वापस से ग्रोथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उनको वापस से टॉप लाइन को बढ़ाना चालू करना पड़ेगा, तब जाके ये असली वैल्यूएशन यहाँ पे अनलॉक हो सकती है। इसीलिए 7.5 के आसपास है पूरा, यहाँ पे हम उनको रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रूव करना पड़ेगा। पिछले 5 साल में उन्होंने प्रूव किया है, रिसेंटली डाउन हुआ है, लेकिन इनको कंटिन्यूअसली प्रूव करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रूव ये करना पड़ेगा कि वो लोग आईओटी के अंदर यहाँ पे सक्सेसफुली पाइवट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगले सेक्शन की बात करें, पार्ट 3 की बात करें, तो विजय केडिया जी हमारे जो है वो यहाँ पे एक स्माइल फ्रेमवर्क के तहत कंपनियों का एनालिसिस करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। बहुत फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। स्माइल में क्या है दोस्तों, एस मतलब कितनी कंपनी स्मॉल है साइज में। अगर कंपनी छोटी होगी तो उसको स्कोप होगा बड़ा बनने का। बहुत बड़ी कंपनी को इतना ग्रो करने का स्टेबल होती है, लेकिन ग्रोथ का चांस बहुत कम रहता है। तो वो ऐसा देखते हैं कि कंपनी अगर छोटी है काफी हद तक, तो उसके पास बड़ा बनने का काफी स्कोप है। तो इसका मार्केट कैप दोस्तों हम देखें तो 3500 करोड़ के आसपास है, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन इसके पास खुले हुए हैं। तो इसको हम 10 में से 9 नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। एक्सपीरियंस स्माइल में एम मतलब एक्सपीरियंस कितना है मैनेजमेंट का, तो 32 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है, डिमोनेटाइजेशन देखा है, 2008 का फाइनेंशियल क्रंच देखा है, बहुत सारी चीजें देखी है। तो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, तो उसमें भी 9 नंबर यहाँ पे उनको मिल जाते हैं।
लार्ज इन एस्पिरेशन, कंपनी की एस्पिरेशन कितनी बड़ी है, बिजनेस फॉर्म से कार्ड्स पे और कार्ड्स से अब वो आईओटी के ऊपर जा रहा है, तो उसमें भी कहीं पे कोई सवाल नहीं है कि वो ग्रोथ के पीछे, और टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो रही है उस हिसाब से कंपनी खुद को चेंज कर रही है, डाल रही है। तो वहां पे भी दोस्तों 10 में से 8 नंबर इनको मिल जाते हैं। और एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल भी हमने देख लिया, कार्ड्स में तो पोटेंशियल बहुत तगड़ा है 2030 तक, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको रिटेल का आरएफआईडी वाला चक्कर समझाया दोस्तों, वो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे सोचना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे आरएफआईडी को मैंडेटरी कर दिया जाए, अगर वो आ जाता है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा मार्केट पोटेंशियल इनका बहुत बड़ा हो जाता है इस चीज के ऊपर। तो इसके लिए दोस्तों, इसके बेस पे हम यहाँ पे अगर केडिया स्टाइल बात करें तो सारे बॉक्सेस यहाँ पे टिक करते थे। स्मॉल कैप है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, बहुत इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो 10 में से हम यहाँ पे इस सेक्शन में इनको 8.4 की रेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें, फंडामेंटल हमने बात कर लिया, बफेट साहब को क्या पसंद है उस हिसाब से हमने देख लिया, जिंदल वाला और लिंच साहब को क्या पसंद है वो देख लिया, विजय केडिया साहब के तरीके से भी हमने देख लिया। लेकिन कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंसिस कैसे है, कंपनी का डेट कैसा वो सारा अब हम चेक करते हैं दोस्तों। रेड फ्लैग्स कहीं पे है कि नहीं है तो कितने खतरनाक है, कैसे है, वो सारी बात करें तो कंपनी का टोटल डेट दोस्तों 352 करोड़ के आसपास है, जो कि डेट टू इक्विटी 0.55x के आसपास मैनेज है। और जो रिसेंट क्वार्टर के न्यूज है दोस्तों, उसमें उन्होंने आईपीओ प्रोसीडिंग्स के बाद यहाँ पे इसको और काफी ज्यादा पे ऑफ कर दिया है, और ये डेट टू इक्विटी रेशियो इससे भी एक्चुअली काफी कम के लेवल पे यहाँ पे आ जाने वाला है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आप देखें तो 9.60 का काफी अच्छा हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। डिविडेंड्स वगैरह पे करने के लिए कंपनी ने किसी भी तरीके की बोरोइंग नहीं करी है, कंपनी ने अगर बोरोइंग करी भी है तो कैपिटल एक्सपांशन के लिए करी है, कंपनी की ग्रोथ के लिए करी, तो ये काफी अच्छे सिग्नल्स है यहाँ पे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे लगभग 81.8% है, जो कि काफी हाई है। हालांकि यहाँ पे एक रिस्क है, आईपीओ लिस्टिंग के बाद आपको यहाँ पे सेबी की तरफ से गाइडलाइन है कि 75% तक प्रमोटर होल्डिंग लेके आनी पड़ती है कंपलसरी। तो एक सेलिंग प्रेशर रहेगा कि 81.8 से इनको बेच के कभी ना कभी बहुत जल्दी 75% के नीचे आना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा एक मार्केट सप्लाई आ सकता है यहाँ पे, तो वो एक चीज है। प्लेज की बात करें तो टोटली क्लीन यहाँ पे हिसाब है, 0% यहाँ पे प्लेज है। कैश फ्लो की क्वालिटी की बात करें तो 166 करोड़ का यहाँ पे उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जबकि उनका 222 करोड़ का पैट था। तो नॉर्मली कहा जाता है कि प्रॉफिट्स तो काफी ज्यादा कंपनियां दिखाती है लेकिन वो कैश में नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये देखे तो कैश प्रॉफिट्स यहाँ पे है, ना कि सिर्फ बुक प्रॉफिट्स है। कैश टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे देखेंगे तो 0.75 का हेल्दी यहाँ पे आपको रेशियो मिल के आता है, और वर्किंग कैपिटल भी एफिशिएंट है 54 डेज के आसपास, तो वो भी एक अच्छा यहाँ पे सिग्नल है। रिटर्न रेशियो दोस्तों सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा पूरा अगर पिक्चर है, एकदम रोजी पिक्चर बात करें या अच्छी पिक्चर बात करें या जो भी आप बोल ले, तो यहाँ पे कंपनी के रिटर्न रेशियोज है, जो कि आरओई 41% के भी ऊपर है और आरओसी 37% के भी ऊपर है। और लास्ट 3 ईयर का एवरेज अगर आप देखें, नंबर्स आपके सामने है, तो वो उससे भी ज्यादा बेहतर है। तो ये एक अच्छी खासी कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है यहाँ पे। इसके बाद बात करें दोस्तों तो इसका ओवरऑल जो फॉरेंसिक फाइनेंशियल चेक है, बिल्कुल क्लीन यहाँ पे इनका बैलेंस शीट है, और कोई भी यहाँ पे ज्यादा मतलब मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखे, टेक्नोलॉजी कंपनी के हिसाब से देखे, बहुत अच्छा निकल के आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 में से 9 नंबर इस कंपनी को इस सेक्टर में दिए हैं। वैल्यूएशन ऑलरेडी हम एक छोटी सी बात कर ली हुई है, फिर से एक बार डीप में देख लेते हैं। 8.4x का यहाँ पे ईवी टू ईबिडिटा है, जो कि बाकी इस सेक्टर में 15x के आसपास रहता है। पी रेशियो भी काफी नीचे है, 15.5 के आसपास आज की डेट में चल रहा है। एवरेज अगर 20 भी गिने तो भी उसके नीचे काफी है। और ये तो दोस्तों एक टेक कंपनी बन रही है धीरे धीरे, जो कि काफी हाई ग्रोथ के साथ बढ़ रही है, तो 20 का भी नहीं, इसके ऊपर मेरे हिसाब से तो इसका पी काफी होना चाहिए। पीबी रेशियो भी 2.7 है, नॉर्मली 3x के नीचे अगर आप बोलते हैं पीबी रेशियो, तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी अच्छे है। वैल्यूएशन में भी अगर दोस्तों हम बताएं तो यहाँ पे टोटली बाय सिग्नल हमको यहाँ पे दिख रहा है, 10 में से 9.5 नंबर ये कंपनी यहाँ पे लेके जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रीसेंट सेंटीमेंट, आप
आपको मतलब यहाँ तक देखने के बाद ये क्वेश्चन तो आया होगा कि भैया इतना ज़बरदस्त है कंपनी में, इतनी सारी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आप बता रहे हैं, तो नीचे क्यों आया? लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा प्राइस हो गया है, ठीक है? 48% का करेक्शन पीक के ऊपर से आया है, आधा प्राइस हो गया है, तो इतना तो क्या खराब हुआ है? तो ओवरऑल दोस्तों आप देखें तो एक तो आईपीओ का हैंगओवर यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है? आईपीओ था, थोड़े हाई वैल्यूएशंस पे था, उसके बाद दोस्तों ओवरऑल मार्केट भी यहाँ पे डाउन आया है। स्मॉल कैप कंपनीज की आप बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वो और ज़्यादा डाउन आए हैं। स्मॉल कैप में से पैसा निकल के सेफ ऑप्शंस में जा रहा है। तो ये बहुत सारे मल्टी फैक्टर है जो कि यहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक यहाँ पे आप कास्केडिंग इफेक्ट बोल सकते हैं या बहुत मल्टीप्लाई हो गया है कि इसको नीचे, 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 नीचे धकेल के ले जाया गया है और उसके ऊपर दोस्तों आइसिंग ऑन द केक नेगेटिव वे में हम बोल सकते हैं कि मार्केट का तो सेंटीमेंट गलत था। कंपनी ने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रेवेन्यू में जो ग्रोथ इतनी बढ़िया हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी जगह 6% का डिक्लाइन आया है। आईपीओ का हैंगओवर था, मार्केट ओवरऑल खराब था और कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव हो गई ज़रा-सी। इस चक्कर में बिल्कुल ही इसको पनिश कर दिया गया है। तो ये रीज़न मेरे को लगता है लेकिन मुझे यहाँ पे अभी भी ये विश्वास है कि इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में पनिश किया गया है, इतना ज़्यादा ये डिज़र्व नहीं करता था। चीज़ें इसके पक्ष में काम कर सकती है। तो 3 चीज़ें हैं जो इसके पक्ष में काम कर सकती है। एक तो मेटल कार्ड का एडॉप्शन एचडीएफसी, एसबीआई और बहुत सारी बैंक्स अभी आप भी देखते हैं कि मेटल कार्ड्स के काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस चल रहे हैं और मेटल कार्ड्स में बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन बिज़नेस है। तो वो एक चीज़ है जो इसके प्रॉफिट्स को और ग्रो कर सकती है। लॉजिस्टिक्स के अंदर मैंडेटरी आरएफआईडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है जिसकी वज़ह से इसका यहाँ पे जो आरएफआईडी का कैपेसिटी है वो और ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ हो सकता है और रुपए का ग्लोबल एक्सपांशन हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 2 कंपनियाँ मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में, बाहर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कार्ड्स मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन जैसे-जैसे मास्टरकार्ड और वीज़ा के सामने रुपे कार्ड की वैल्यू बढ़ रही है, उस हिसाब से इंडियन मैन्युफैक्चर की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा साइन इस कंपनी के लिए हो सकता है। क्या खराब हो सकता है? तो 40% जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि 40% रॉ मटेरियल यहाँ पे बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और आज के जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत कंपनी के लिए साबित हो सकती है। दूसरा, डोमेस्टिक कार्ड्स जो इश्यू हो रहे हैं, उसमें भी चीज़ें दोस्तों ऐसी है कि यूपीआई की वजह से एक तो डेबिट कार्ड का ग्रोथ यहाँ पे कम हो गया है, प्लस आरबीआई ने जो है वो क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगाम कस दिया है। तो कार्ड्स इश्यूएंस का जो यहाँ पे है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो गया है और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आईओटी के अंदर ई सिम का सेगमेंट है वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स से इनको काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन मिल रहा है। उसकी वजह से भी यहाँ पे इनको दिक्कत हो सकती है। तो ये हमने बात करी कि इनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करें कि ओवरऑल क्या रेटिंग बैठ रही है तो सेंटीमेंट अभी इस कंपनी को लेके थोड़ा यहाँ पे वीक चल रहा है। एक तो आईपीओ के बाद की चीज़ है प्लस एक सेलिंग हैंगओवर है कि प्रमोटर का स्टेक 81% से भी ज़्यादा है, उसको कहीं न कहीं 75 के आस-पास लाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आएगा। इसीलिए लोग थोड़ा और सोचते हैं इसमें जुड़ने के बाद स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेंटीमेंट खराब है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अगेंस्ट में काम कर रही है, तो उसकी वजह से ये हमने यहाँ पे इसको 10 में से सिर्फ 6 नंबर दिए हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों कि इसका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, तो बिज़नेस का रिस्क यहाँ पे एक चीज़ है कि क्लाइंट कंसंट्रेशन काफ़ी बड़ा है। बीएफएसआई से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ से, फाइनेंस कंपनीज़ से काफ़ी ज़्यादा इनका वॉल्यूम आता है। कार्ड्स के भरोसे और जो कि उनका कम्युनिकेशन है कि आपके बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, आपकी पॉलिसीज़ हो गई, इन सबसे ज़्यादा इनका पैसा आता है, जिसको ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि आईओटी और आरएफआईडी को भी अच्छे से ग्रो करके इसमें मिक्स किया जाए ताकि कंसंट्रेशन कम रहे। लेकिन हाल की बात करें तो हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा फाइनेंशियल रिस्क इनके ऊपर है कि रॉ मटेरियल जो कि 40% डिपेंडेंसी है बाहर से, उसके प्राइसेस हाल-फिलहाल की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट हो सकते हैं। उसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर बना रहता है और रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पे कम है कि मतलब आरबीआई कल उठ के कभी
ऐसा कर दे कि फिजिकल कार्ड की जगह डिजिटल कार्ड को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दे, फिजिकल कार्ड्स का मैंडेट हटा दे या ऐसी चीज़ें। आज की डेट में भी अगर आपको यूपीआई चालू करना है तो उसके लिए आपको फिजिकल कार्ड लगता है, डेबिट कार्ड लगता है, लेकिन उस चीज़ को हटा के प्रॉपर डिजिटाइज़ेशन के ऊपर अगर चला जाए तो वहाँ पे कंपनी के ऊपर ये रिस्क दोस्तों आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो फिर भी इतने ज़्यादा रिस्क नहीं है, रेगुलेटरी मोड उनकी ज़्यादा बड़ी है, तो 10/7 हम यहाँ पे इनको रेटिंग दे सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों इसको समराइज़ करें लास्ट में, अगर इसको पूरी तरीके से समराइज़ करें तो क्या यहाँ पे ये टेस्ट पास हो सकता है? टेस्ट कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट 5 साल के लिए यहाँ पे बंद हो जाए तो क्या आपको अच्छे से नींद आएगी ये कंपनी होल्ड करते हुए? तो यहाँ पे बिल्कुल हाँ, यहाँ पे इसका जवाब निकल के आएगा। 81% प्रमोटर का स्टॉक है और 40% के ऊपर आरओआई है। क्लीन इतना बैलेंस शीट है तो आप बिल्कुल आराम से सो सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे एकदम रातों-रात जो वैल्यू खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो क्या ऑप्शन हो सकता है? वो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही कार्ड का यूज़ खत्म हो जाए इंडिया में। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो ऐसा तो लगता नहीं है दोस्तों कि अगले 5-10 साल तक यहाँ पे हो सकता है, तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कर सकते हैं और साथी से यहाँ पे चैंपियन ले सकते हैं, ये हमारा मानना है। मास्टर स्कोरकार्ड वापस से एक बार दोस्तों, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों ये 68 आउट ऑफ 80 आ रहा है, 85% आ रहा है। तो बिज़नेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मार्केट लीडर है कार्ड्स में, आईओटीज़ में, मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है, 32 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हाई आरओआई, लो डेट, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है जिसमें भी आईओटी एक बहुत बड़ा सेगमेंट यहाँ पे निकल के आने वाला है। वैल्यूएशन जो भी रिसेंट सेंटीमेंट है, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट्स है, उसकी वजह से वैल्यूएशंस काफ़ी चीप यहाँ पे होके रखे हैं। रिस्क प्रोफाइल कंपनी की काफ़ी अच्छी है। गवर्नेंस कंपनी का बिकॉज़ प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है तो गवर्नेंस क्लियर है, ये हम कह सकते हैं। और चीज़ें हैं डिटेल में एनालिसिस करने जाएँगे तो और लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन गवर्नेंस हमें काफ़ी अच्छा इस कंपनी का लग रहा है। और सेक्टर टेलवाइंड डिजिटल इंडिया पुश, भले आपको ऐसा लगे कि यूपीआई के पुश में कार्ड्स कम हो जाएँगे, लेकिन यूपीआई में क्रेडिट नहीं मिलती है। क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन अभी इंडिया में बहुत कम है, क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और उसके साथ-साथ यहाँ पे आईओटी का भी पुश बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों ये स्कोर कार्ड बहुत ही तगड़ा निकल के आ रहा है ये कंपनी के लिए और इसको दोस्तों आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। ये कोई बाय एडवाइस नहीं है, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है यहाँ पे और इसको आप अपने रिसर्च के बाद कंसीडर करिए। लेकिन फाइनल अगर डिसीजन आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो इसको एग्रेसिवली कंसीडर कर सकते हैं। एक हाई क्वालिटी कंपाउंडर है जो कि सिक्लिकल रीजन की वजह से काफ़ी कम वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है और करंटली 48% डाउन में चल रहा है यहाँ पे। तो वो एक चीज़ है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जो है उनकी आँखें यहाँ पे चमका सकती है, उनको इंटरेस्ट ला सकती है। ये वीडियो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वापस से एक बार कि सिर्फ़ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ से है और ये मेरा पर्सनल स्टडी है। यहाँ पे कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये नहीं है। आपको अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस करना है, अपना खुद का रिसर्च करना है इसमें या किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों ये कैसा लगा आपको हमारा ये फंडे का फंडा, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सबके साथ और देखते रहिए दोस्तों फंडे का फंडा। जय हिंद।